आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में ये पढ़े थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका था। ठीक, अगर आप लोग पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा जाके। ओके, तो आज फिर हम लोग को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही स्टार्ट करना है। ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो हम बताए थे इंट्रोडक्शन में कि ये न्यूट्रिशन वैसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि भोजन बनाने के लिए खुद पे डिपेंड नहीं होते हैं। ये या तो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं या फिर किसी और प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक, तो जो एनिमल्स हैं यानी जनरली प्लांट्स को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उनके फूड के सोर्स के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा और एक पैरामीशियम का। फर्स्ट इज अमीबा एंड सेकंड वन पैरामीशियम। ठीक, फर्स्ट अमीबा सेकंड पैरामीशियम। अमीबा भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है और पैरामीशियम भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। लेकिन हम लोग देखते क्या है कि अमीबा में न्यूट्रिशन, अमीबा अपना फूड कैसे इनकरेज करता है। तो अमीबा का बॉडी जनरली ऐसे करके कुछ होता है। ठीक, अरे आप मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ऐसे ये सब साइटोप्लाज्म हो गया, जो भी है। ठीक, तो जब मान लो इसको यहाँ पे फूड मिला, ठीक, तो ये इसको ब्रेक करता है और ये इधर से भी इसको बढ़ाता है। आई बात समझ में? और फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, ये दोनों ज्वाइन हो जाता है। आई बात समझ में? और ये वाला वैक्यूल बन जाता है और इसके अंदर फूड आ गया। और ऐसे ही जब इस फूड का रिमूवल करना होता है तो ये वाला मतलब यहीं से जो भी रप्चर हो गया और ये फूड बाहर भेज दिया गया। ये होता है हमारा अमीबा में। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा कुछ नहीं होता है। पैरामीशियम की बॉडी में एक डिफरेंट साइट होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल साइट होता है जिसमें केवल वो उसी प्लेस, मान लो अगर अमीबा पैरामीशियम का शेप ऐसे है और अगर ये साइट है फूड का, तो यहीं पे फूड आना पड़ेगा तभी इसके अंदर फूड जाएगा। ये पर्टिकुलर साइट है पैरामीशियम का। लेकिन अमीबा अपने किसी भी पार्ट से, बॉडी के किसी भी साइड से फूड इनगल्फ कर सकता है। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन सा है? ह्यूमंस हैं। ओके, हम लोग कभी खुद पे डिपेंड नहीं रहते फूड के लिए। या तो हम लोग अपने से लोअर एनिमल पे डिपेंड करते हैं या फिर किसी प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। लेट्स सी, आया हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग को क्या पढ़ना है कि हमारे अंदर फूड कैसे पास होता है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को एक एक्टिविटी देखनी है। उस एक्टिविटी में ये देखना है कि सलाइवा जो है वो स्टार्च पे कैसे रिएक्ट करता है। सलाइवा के बारे में तो आप सारे लोग जानते होंगे। हमारे मुंह में जो एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से फूड जब हम लोग च्यू करते हैं तो फूड जो गीला गीला सा हो जाता है, चाहे जो ऐसे चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, वो हमारा सलाइवा है। तो फर्स्ट एक्टिविटी है सलाइवा कैसे स्टार्च पे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में हम लोग को 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। ओके, क्लियर? एक हो गया टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में भी 1 ml स्टार्च
लेना है। ओके, मान लो ये हो गया हमारा 1 ml स्टार्च, और बी में भी 1 ml स्टार्च ले लेना है। ठीक, अब टेस्ट ट्यूब ए में हम लोग को 1 ml सलाइवा भी पुट करना है। ओके, ये क्या हो गया 1 ml सलाइवा। और टेस्ट ट्यूब बी में ऐसा कुछ नहीं करना है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद से दोनों में आयोडीन डालना है। अगर जब हम लोग दोनों में आयोडीन डालेंगे, हम बताए हैं कि जब स्टार्च पे आयोडीन डाला जाता है तो वो ब्लू और ब्लैक कलर का चेंज हो जाता है। तो हम इस दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन डालेंगे और देखेंगे कि किसमें ब्लू और ब्लैक कलर आ रहा है, चाहे किसका कलर चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि बी वाले का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि बी वाले में हम लोग सलाइवा नहीं डाले। सलाइवा जो एंजाइम है वो सलीवरी अमाइलेज सेक्रेट करता है। वो सलीवरी अमाइलेज स्टार्च को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है। इसीलिए जब हम लोग ए टेस्ट ट्यूब में आयोडीन डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। ये हो गया हमारा एक्टिविटी। अब प्रोसेस देखा जाए, फूड के ट्रेवल होने का, ट्रांसफर होने का प्रोसेस। सबसे पहले तो हम बताएं कि हम लोग फूड को इनगल्फ करते हैं, मुंह में लेते हैं। तो सबसे पहला डाइजेशन का वर्क मुंह से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग अपने टीथ से फूड को च्यू करते हैं, ठीक, जिससे कि फूड स्मॉलर मतलब सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद से उसी में जो सलाइवा है वो अपना एंजाइम भी ऐड कर देता है। सलाइवा कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? सलीवरी अमाइलेज। सलीवरी अमाइलेज, ओके, सलीवरी अमाइलेज। सलीवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। तो सबसे पहले मुंह में फूड जो है वो स्मॉलर पीसेस में टूट गया और जो सलीवरी अमाइलेज है वो स्टार्च का भी ब्रेक डाउन कर दिया। इतना क्लियर हो गया सबको। और हमारा जो ऑसोफेगस है जिसके थ्रू फूड हमारे स्टमक में जाता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक। तो सलाइवा का एक और काम है कि वो उस फूड को गीला कर देता है, ठीक। उसकी वजह से, सलाइवा की वजह से फूड जो है हमारा गीला हो जाता है और जल्दी से वो स्टमक में चला जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक। अब यहाँ सारा हुआ, सलाइवा मिक्स हुआ, फूड वेट हो गया। अब ये ऑसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाएगा। तो ऑसोफेगस में क्या होता है, अब ऐसे ही फूड तो नीचे चला नहीं जाएगा ना, कोई तो प्रोसेस होता होगा जिसकी वजह से फूड नीचे जाए। तो यस, ऑसोफेगस हमारा बार बार ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता रहता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा ऑसोफेगस है, ठीक, और यहाँ से फूड आया, फूड यहाँ से अंदर एंट्री मार रहा है, तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, वो ऐसे सिकुड़ेगा, ठीक, ऐसे सिकुड़ेगा, सिकुड़ के तो फिर ये फूड को धक्का देगा, फिर मान लो फूड नीचे आया, ऐसे ही ये सिकुड़ने, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, ठीक। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, फूड नीचे गया, फिर यहाँ रिलैक्स कर देगा, फिर जहाँ फूड है वहाँ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया। इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो क्लियर हो गया सबको, ऑसोफेगस हमारा कैसा मूवमेंट करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इतना क्लियर। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते होते जो हमारा फूड है वो कहाँ जाएगा? स्टमक में आ गया, ओके। फूड हमारा स्टमक में आ गया। अब देखो क्या होता है, स्टमक में हमारा फूड आ गया। अब स्टमक का जो लाइनिंग है, जनरली स्टमक का मान लो ये ऑसोफेगस हो गया हमारा, ठीक। तो स्टमक ऐसे ऐसे होता है, ठीक,
ये जनरली मान लो ये स्टमक है, तो ये जो स्टमक की लाइनिंग है, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये जो स्टमक की लाइनिंग है, इस लाइनिंग में गैस्ट्रिक कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो लिख लो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक। ये इस लाइनिंग में, स्टमक के लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। अब इस ग्लैंड का वर्क क्या है, तो ये जो ग्लैंड है वो कुछ एंजाइम्स सेक्रेट करता है, ठीक, जिससे कि पेट में भी फूड का डाइजेशन चलता रहे। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट्स सबसे पहला तो पेप्सिन, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मान लो, सबसे पहले HCl सेक्रेट करता है। HCl का सेक्रेशन क्यों होता है, ताकि उस पे पेप्सिन जो कि अनदर एंजाइम है सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेप्सिन का वर्क जल्दी हो सके, इसलिए HCl सेक्रेट होता है। फर्स्ट वन HCl और सेकंड हो गया हमारा, फर्स्ट HCl, सेकंड पेप्सिन एंजाइम का वर्क क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन प्रोटीन। एंड थर्ड वन म्यूकस। ओके, पेप्सिन क्यों सेक्रेट करता है, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने के लिए। HCl क्यों सेक्रेट करता है, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो जल्दी से जल्दी फूड पे रिएक्ट कर सके। एंड थर्ड म्यूकस क्यों सेक्रेट होता है, म्यूकस स्टमक के पूरे लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है, पूरे आउटर लाइनिंग जो वॉल है स्टमक का उस पे प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि जो HCl है, हम सारे जानते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एक्शन एसिड है, तो इस HCl से पेट पे यानी स्टमक पे कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए म्यूकस भी सेक्रेट होता है, ठीक। इतना हमारा स्टमक का वर्क हो गया। और वो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम बताए थे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मूवमेंट, वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता रहता है, यानी कि माउथ से लेके एसोफेगस से लेके लास्ट में एनस तक। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा फूड जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर, अब आप देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। From stomach, food comes into small intestine. अब स्टमक से जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। किसके थ्रू आया, तो एक स्टमक और इंटेस्टाइन के जंक्शन पे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल्स, ओके। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होता है। इसका क्या वर्क होता है, तो ये रेगुलेट करता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को रेगुलेट करता है। ये स्मॉल अमाउंट में फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। इतना क्लियर हो गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट का कंप्लीट डाइजेशन का साइट है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अब देखो, अब हम तुम लोग को ये बताए कि जो फूड है वो स्टमक में HCl से मिक्स होता है ताकि पेप्सिन जल्दी रिएक्ट करे फूड में।
अब फूड तो एसिडिक हो गया क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही तो होता है, तो फूड एसिडिक हो गया। अब फूड को अल्कलाइन यानी बेसिक बनाना है, ठीक, जिससे कि अदर एंजाइम्स भी उस पर रिएक्ट कर सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर का कुछ सेक्रीशन आता है और कुछ पेनक्रियाज का सेक्रीशन आता है। कुछ लीवर का सेक्रीशन, कुछ पेनक्रियाज का सेक्रीशन। लीवर का कैसा सेक्रीशन? लीवर जो है वो बाइल जूस सेक्रीट करता है, बाइल जूस। अब इस बाइल जूस का क्या वर्क है? अब इस बाइल जूस का क्या वर्क है? तो बाइल जूस उस फूड को बेसिक बनाता है, साथ साथ में उस फूड में जो भी फैट है उसको इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई यानी उसको सिंपलर फैट में चेंज करता है। बाइल जूस का वर्ड टू मेक फूड अल्कलाइन, फूड अल्कलाइन एंड to emulsify fats। ओके, इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है? फैट को स्मॉलर फैट्स में चेंज कर देना। लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में चेंज करने का काम क्या करता है? बाइल जूस, ठीक। अब आया हमारा पैनक्रियाज। बाइल जूस इसको अल्कलाइन क्यों करता है? इसीलिए करता है, फूड को अल्कलाइन इसीलिए करता है ताकि जो पैनक्रियाज के थ्रू जो एंजाइम सेक्रेट हुआ है वो फूड पे अच्छे से रिएक्ट कर सके, ठीक। दो अब पैनक्रियाज से 2 एंजाइम सेक्रेट होता है, ठीक। अब फूड हमारा अल्कलाइन हो चुका है बाइल जूस के सेक्रेशन के बाद, ठीक। जो पैनक्रियाज है वो क्या सेक्रेट करता है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट ट्रिप्सिन सेक्रेट करता है एंड सेकेंड वन इज लाइपेज, लाइपेज फॉर टोटली ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड सेकेंड इज लाइपेज, ब्रेक ऑफ फैट्स। इतना क्लियर हो गया? ये हो रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा काम हो रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एट लास्ट क्या होता है कि जो इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन का भी जो वॉल होता है उससे कुछ जूस सेक्रेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस, ठीक। इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट होता है जो कि अब फाइनली कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में। जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, फैट्स को फैटी एसिड, ग्लिसरॉल भी कह सकते हो, और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में। ओके, इतना क्लियर हो गया? तो जो इंटेस्टिनल जूस है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज कर देता है। इतना क्लियर हो गया? अब हमारा लास्ट पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में हम के जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब हम लोग को स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के बारे में पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पे, ठीक, मान लो ये हमारा
स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक, जिसके वाल पे ऐसा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। आया बात समझ में? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम लोग विलाई कहते हैं, विलाई। विलाई, विलाई का क्या काम होता है? ये ब्लड वेसल से रिचली सप्लाई, मतलब इसमें ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ब्लड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जब सारा ये डाइजेशन का वर्क हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ट्रेवल कर रहा है, विलाई का क्या काम होता है? उसमें से जितने भी न्यूट्रिशन होता है, यानी कि न्यूट्रिटिव जूस जो होता है फूड का, जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब करके सारे सेल के पास ब्लड के थ्रू भेज देता है। तो एब्जॉर्प्शन का काम इसी का होता है, ठीक। विलाई एब्जॉर्प्शन का काम इसी का होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी कह सकते हो, या फिर जूस, जो न्यूट्रिटिव जूस होता है उसका एब्जॉर्प्शन विलाई के थ्रू होता है। फिर ये जूस ब्लड से मिक्स होकर सारे सेल तक पहुंचता है, ये वर्क होता है विलाई का। अब ट्रेवल होते हुए जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में अब देखो क्या होता है भाई, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या वर्क होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में अब जितना भी न्यूट्रिटिव चीज हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, जो वेस्ट मटेरियल है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, कौन करेगा? तो या तो विलाई करेगा या फिर उसका लार्ज इंटेस्टाइन को वॉल करेगा। ये लास्ट साइट होता है पूरे वाटर एब्जॉर्प्शन का। लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट साइट ऑफ water absorption and the small intestine is the last digestion site of food or nutrition, anything. अब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, किसके थ्रू हुआ? या तो विलाई या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू। अब जो फूड हमारा बचा, फूड यानी वेस्ट जो बचा हमारा, वेस्ट मटेरियल, waste material is removed by anus, ओके। जो वेस्ट मटेरियल है वो किसके थ्रू रिमूव होता है? एनस के थ्रू। और वहां पे भी एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसको हम लोग एनल स्फिंक्टर कहते हैं, ओके। एनल स्फिंक्टर ही वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है, ओके। इतना क्लियर? यहाँ हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट पॉइंट देख लो, अभी हम जितना भी चीज़ बताए उसको फिगर के थ्रू एक बार समझा देते हैं। चलो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, तो आप लोग बुक में अच्छे से दिया होगा, एक बार वहां से देख लेना।
ये हमारा विलाई हो गया। ठीक, ये माउथ यानी बकल कैविटी, ये वाला पोर्शन हमारा, यहीं से हम लोग फूड इनकल्फ करते हैं। और ये ऑसोफेगस जिसमें हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखे। वैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ये हमारा स्टमक, ठीक, ये पैनक्रियाज बताए, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये लिवर, लिवर बताए जो फैट को इमल्सिफाइड करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया हमारा, ये अपेंडिक्स इसको कहते हैं। ये हो गया अपेंडिक्स। ये लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। और ये जो पोर्शन दिख रहा है हमारा, ये एनल स्फिंक्टर है। एनल स्फिंक्टर, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा एनल स्फिंक्टर हो गया। एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। तो इतना, ये हमारा पूरा फिगर हो गया। कैसे कैसे इसमें ट्रेवल करता है ये हम सारा आप लोग को बता चुके हैं। तो आज हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स लास्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।